हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम फिर से हिंदी साहित्य के आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा है घटना चक्र। हमारे क्वेश्चन हो गए थे 25 तक। तो हम चलिए अपने क्वेश्चनों पर आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे, कल 25 तक हो गए थे, आज होगा हमारा क्वेश्चन 26 से। तो 26वां क्वेश्चन है आपका, अभट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है। अभट्ट भाषा कौन सी होती है? ग्रामीण अपभ्रंश की भाषा होती है अभट्ट भाषा। और अवहट्ट अपभ्रंश भाषा का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं। प्रवर्ती भाषा अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट 27वां क्वेश्चन है आपका, अवहट्ट में शिक्षा। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा मिलता है? शिखा। यानी कि शिक्षा को अवहट्ट भाषा में क्या कहते हैं? शिखा कहते हैं। अपभ्रंश इसकी व्याख्या है, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा का रूप मिलता है। 28वां क्वेश्चन है आपका, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? सरहपाद। सरहपाद इसकी व्याख्या है, अधिकांश साहित्य इतिहासकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। क्या था? राहुल भद्र। और इनके अनेक नाम थे, जैसे सरहप्पा, सरोज वज्र और पद्म और पदावज्र आदि नामों से भी इनके नाम थे। बौद्ध धर्म के ब्रजयान और सहजयान के प्रवर्तक 84 सिद्धों में से एक थे ये। इनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्य रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा को आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं को संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया है। यानी कि कोई क्वेश्चन आता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद की है। फिर आता है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र ने किसे हिंदी का पहला कवि कहा है? शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। 29वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो डॉक्टर गणपति गुप्त। किसके अनुसार है? डॉक्टर गणपति। डॉक्टर गणपति। 30वां क्वेश्चन है आपका, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो वो है सरहपाद। कौन है? सरहपाद। फिर आता है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहपाद को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहपाद का। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने किया है? तो वो किया राम कुमार वर्मा ने। अब आता है हमारा क्वेश्चन 35वां, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहप्पा। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा। आचार्य 36वां क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जैसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। हिंदी का आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुल लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को हिंदी काल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। रामचंद्र शुक्ल ने
पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। फिर आपका आता है 37वां क्वेश्चन। 10वीं से 14वीं शताब्दी के इतिहास को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर आता है 38वां क्वेश्चन। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है? तो वो किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। कौन सी? उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। फिर आता है आपका 29वां क्वेश्चन है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो वो किया है राजा मुंज को। किसको? राजा मुंज को। फिर आता है 40वां क्वेश्चन। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देवकृत पयम चरु 5 कांडों और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल काव्य महाकाव्य है। यानी कि पयम चरु जो स्वयंभू ने लिखा है उसमें 5 कांड हैं और 83 संधियों, यानी संधियों का अर्थ है सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। विशाल महाकाव्य यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहते हैं। स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश भाषा का स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि आदि नामों से पुकारते हैं या कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को कहते हैं। फिर आता है 41 क्वेश्चन। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो वो कहते हैं स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। फिर आता है 42। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो वो है स्वयंभू। फिर आता है स्वयंभू की कृति का नाम पयम चरु। फिर आपका क्वेश्चन है पयम चरु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना है। 45। इसमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो वो लिखा है पयम चरु में। किसमें? पयम चरु में। इसमें है पयम चरु स्वयंभूकृत रचित काव्य या 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। फिर 46वां क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? कौन सा? भविष्यत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए हैं जिसमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति किसे मानते हैं? तो पुष्पदंत को। किसे मानते हैं? पुष्पदंत को। फिर क्वेश्चन है आपका 38। निम्नलिखित में से कौन सा रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो वो पयम चरु, क्योंकि पयम चरु जो रचना है वो तो स्वयंभू की है। पयम चरु, पुष्पदंत,
पयमचरु पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। किसकी? स्वयंभू की रचना है। इनकी दो अन्य रचना भी है, रिठेमीचरु और स्वयंभू छंद। यानी कि स्वयंभू की तीन रचनाएं हो गई, पयमचरु, रिठेमीचरु और स्वयंभू छंद। पुष्पदंत की तीन रचनाएं हैं, तो उनकी तीन रचनाएं हैं महापुराण, जयकुमार चर्यु और सरहर चर्यु। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो वो महापुराण, क्योंकि महापुराण पुष्पदंत की है। फिर आता है आपका 50वां क्वेश्चन, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम से उल्लेख सबसे पहले इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया है। मुकरी लिखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खलिकवारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने तथा गजल इत्यादि हैं। फिर आता है 51 क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो। फिर आता है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। फिर आपका क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? तो इनकी उद्देश्य था इनका उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जन जीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से 20-21 ही उपलब्ध है। फिर आता है 54वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति कौन सी है? तो राउलवेल। शिलांकित कृति कौन सी है? राउलवेल। शिलाकृति कृति राउलवेल है, वो है यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी काव्य है। अब अगर आवाज आता है कि चंपू काव्य कौन सा है, तो वो राउलवेल का है। राहुलवेल का प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राहुल नायका के नखशिख के वर्णन के प्रसंग में हुई है। नखशिख यानी कि पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक का वर्णन किया हुआ है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है, फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। कौन है? रोड़ा नामक कवि माना जाता है। राउलवेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। कौन सी प्रधान है? राजस्थानी। फिर आता है आपका 55 वाला क्वेश्चन, राउलवेल किस तरह की रचना है? तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है। कैसी? चंपू रचना है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र ने सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वड रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बउआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। फिर आपका 57 वाला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ की है? उक्ति व्यक्ति। कौन सी है? उक्ति व्यक्ति। फिर आता है 49 वाला, इनमें से 59 इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। कौन सी है? ब्रजभाषा। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अवहित कर एक
भ्रम पैदा कर दिया था। ये शैलियां हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती है। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों में कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली में प्रयोग में वह धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में वि, विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थानी के आदिकालीन साहित्य की भाषा कि ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थीं तथा भक्ति काल और रीति काल में भी उनके प्रयोग की हुए क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। तो आदिकाल की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और खड़ी बोली आधुनिक काल की और अवधि मध्यकाल की भाषा है। फिर क्वेश्चन आता है 60वां, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? डिंगल पिंगल भाषा में। रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल शैलियों में लिखे गए हैं। फिर आता है 61वां क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो वो है रासो साहित्य का। चारण साहित्य किसे कहते हैं? रासो साहित्य। डॉक्टर गियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल कहा है। कौन से काल को? प्रथम काल को चारण काल कहा है। डॉक्टर गियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल कहा है का नाम दिया है। इस काल में राजश्री कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। कितनी? 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इसमें प्रमुख है विजयपाल रासो जो नल सिंह ने लिखी है, फिर हमीर रासो जो सारंगधर ने लिखी है, फिर खुमान रासो जो दलपति विजय ने लिखी है, फिर बीसल रासो जो नरपति नाहल ने लिखी, फिर पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी, फिर परमाल रासो जो जगनिक ने लिखी है। फिर आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सरहप्पा, सरपा, लुइपा, बरुप्पा, डोम्पा, कहप्पा, कुकुरिप्पा आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ हेरण संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरचकल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद्र नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संज्ञा 12 बताई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो वो है सारंगधर। तो वो कौन से हैं? सारंगधर नहीं है। फिर आपका आता है 63वां क्वेश्चन, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था? तो वो लिखा जाता आपका जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन करना। मतलब आदिकाल में जनजीवन से हटके राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना। फिर आता है 64वां क्वेश्चन, फिर आता है 64वां क्वेश्चन, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो उसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन नहीं है, क्योंकि उसमें आश्रयदाताओं का भी है, इतिहास कल्पना का भी और युद्धों का भी सजीव है, लेकिन कृष्ण लीलाओं का नहीं है। तो वीर का गाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता है। इन काव्यों में आश्रयदाताओं, अतिरंजना पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। फिर आता है 65, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो उसे चारण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? चारण काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंडों को सर जॉर्ज गियर्सन ने
जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। नोट, अधिकतर विद्वानों की कृतियों में गियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के उद्धृत मिलता है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर चारण काल का। फिर आता है 66वां क्वेश्चन, बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो वो गय शैली का प्रयोग किया गया है। बीसल देव रासो मूलतः गय काव्य था। कैसा काव्य था? गय काव्य था अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। वह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाहल ने 1155 में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया। रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। फिर आता है 67वां क्वेश्चन। 67वां क्वेश्चन, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नलपति नाहल। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नलपति ही नाहल। फिर क्वेश्चन आता है 69। फिर आपका क्वेश्चन है 69 69वां, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य प्रेम काव्य एवं श्रृंगार काव्य है? तो वो है बीसल देव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ड विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो बीसल रासो। फिर आता है रोजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? रोजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? तो वो उड़ीसा चले गए थे। बीसल देव रासो में राजा भोज परंपरा की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रयुक्त की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसल देव उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसकी विरह से दुखी रहती हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करते हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। फिर आता है आपका 72वां क्वेश्चन, किस रासो ग्रंथ का आला खंड के नाम से जाना जाता है? तो आला खंड हम कहते हैं जगनिक का। परमाल रासो को हम आला खंड भी कहते हैं। जगनिक के परमाल रासो को आला खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा के वीर आला और उदल की वीरता की गाथा का उत्तर इसमें महोबा के वीर आला और उदल की वीरता की गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 में चार्ल्स इटलियन ने जिस आला खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। फिर 73वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो वो है आपका परमाल रासो। कौन सा? परमाल रासो। फिर आपका क्वेश्चन है 74वां, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? जगनिक। आला और उदल का किसने किया है? जगनिक ने। फिर आपका क्वेश्चन आता है किसने किया है? जगनिक ने। फिर आपका क्वेश्चन आता है 75, आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। क्या है? आला खंड को दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। फिर आता है 76वां क्वेश्चन, आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन 78, आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है किसमें? परमाल रासो में। कवि जगनिक की रचना है आला खंड। कौन सी है? आला खंड।
फिर क्वेश्चन आता है आपका परमाल रासों के लेखक कौन है, तो वो हैं आपके जगनेक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन है आपका 81वां क्वेश्चन है 12 बरस ले कूलर जिए और 13 ले जिए सिहार वर्षी 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये किस है? आल्हा। पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासों से ली गई है। इसमें आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना पूर्ण रूप मिलता है उतना अत्यंत दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशील वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक कथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आला विधा है। फिर आता है 82वां क्वेश्चन वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, तो वो है पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम काव्य कहा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। चंद्रवरदाई ने लिखा है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे बड़े प्रसंस्करण का प्रकाशन नागरी पचाड़ी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की जो पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो उदयपुर के संग्रहालय में। 18 सभा में 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया गया। इस संस्करण में 69 समय खंड तथा 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु ओवाहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का, इसमें 19 समय खंड हैं। इस संस्करण में हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, इसमें केवल 1300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा व्याकरण काव्य संहिता छंद सात ज्योतिष पुराण नाटक आदि उनके अनेक विधाओं में पारंगत थे। फिर क्वेश्चन आपका आता है 83 पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो वो है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान के। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। फिर आपका आता है 87 वाला क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो वो चंद्रवरदाई की। फिर 88 हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। फिर आता है 98 क्वेश्चन, इसमें हमें मिलान करना है। बीसल देव रासो किसका है? आप बताओ। पृथ्वीराज रासो हमारा हो गया चंद्रवरदाई। किसका हो गया? चंद्र, यानी कि बी का चौथा। तो ये हमारा बी में मिल रहा है, तो हमारा आंसर भी कौन सा हुआ? बी हुआ। और बीसल देव परमाल रासो हुए जगनिक। सी का दलपति विजय। खुमान रासो जगनिक। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। बीसल देव रासो नरपति नाहर, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय। फिर आता है खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। फिर 91 आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? सिख साहित्य। हिंदी साहित्य में आदिकालीन 1050 से 1375 तक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया गया है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकरणीय साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में
नहीं मिलता है। फिर आता है 92। संवत 1050 से 1375 की काला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? तो वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। फिर आता है 94। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है? भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की। नाभादास भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसी जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। तो तुलसी जी को क्या कहा है? भक्तमाल का सुमेरु। तो अगर पूछते हैं कि भक्तमाल का सुमेरु किसे कहा गया है, तो तुलसीदास जी को कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। फिर जय मयंक जसचंद्र का मधुकर भट्ट की है। किसकी है? मधुकर भट्ट की। फिर है इनमें से कौन कवि आदिकाल का नहीं है? तो आदिकाल का नाभादास नहीं है। नाभादास भक्ति काल सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। फिर आता है 65, 95 हो गया, 96 क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की रचना कौन सी है? विद्यापति पदावली। पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, वीजक तथा भ्रमर गीत भक्ति काल की रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर काल। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। कौन सा है? वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। राजा श्री कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 14। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में थी। कैसे थी? संस्कृत एवं अवहट्ट में। वे कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित में नहीं हुई है। कीर्ति लता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य? छोटा सा प्रबंध काव्य। इसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। क्या कहा है? कहाड़ी। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। यश का आधार है। इसका आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा, वाक्यवली, दान वाक्यवली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, विभाग, वर्ष कृत्य और गाया पतन, गौरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। फिर आता है 99। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में। विद्यापति 100वां क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वो कीर्ति पताका। फिर 101 क्वेश्चन है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो वो है पदावली, जिसमें इनकी मैथिल भाषा मिश्रित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति इसकी रचना
के कारण ये मैथिल कोकल कहलाए हुए इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय में प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, जिसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। फिर 102 क्वेश्चन है। देसिल बना सब जन मिठा, देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो वो कही है विद्यापति ने। इस उक्ति का अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर। फिर 103, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो विद्यापति। विद्यापति ने ओइन वार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइन वर कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। किसने किया है? शिव सिंह ने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को। फिर 105वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो वो है कहप्पा, क्योंकि कहप्पा, सरप्पा, लुइपा, डोइम्पा, कोरिप्पा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। फिर 106वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में है? तो सिद्ध साहित्य में किसका संबंध है? गोपी चंद्र का। फिर सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो नाथ साहित्य से। फिर आपका क्वेश्चन आता है 108, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। इनके यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ, गोरक्षनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारणनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, व्रतनाथ और गोपी चंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। फिर नाथ पंथ को चलाने का श्रेय मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभ करता थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं। 110, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो उसमें हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया है। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? वज्र। शून्य का पूरक तत्व वज्र है। तंत्रिका सिद्धों को मूलाधार लोकैतिक एवं भौतिकवादी तथा किंतु सामंती व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधाराओं में उनको भी अपना काल अग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों को समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव्य तथा निर्वाण का बीज मानकर चित्त कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषय को तो उन्होंने पंचभूतों आश्रित, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन को केंद्र से वे उलटकर अर्ध आत्मवादी और दिग भ्रमितवादी लोकवादी हो गए। इस प्रतिष्ठान का सूक्ष्म केंद्र मन होता है। मन आदि रूप को निर्मल और सहज स्वभाव वाला होता है। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम को समेवित होकर बौद्धिक चित्त है। इसमें शून्यता एवं करुणता की अद्वैतता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है। यह ब्रज रूप होता है। राग भी ब्रज है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधन का पूरक है। अतः करुणाभूषित रोग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण ब्रज राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ब्रज है। सिद्ध कवियों द्वारा उपयुक्त भाषा को क्या कहते हैं?
संधा। उपयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? संधा। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। संधा भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का प्रयोग नाथों ने किया है। फिर 113वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ यह असत्य है। डॉक्टर तोशी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में सूरसेनी तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पेंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में नहीं हुआ, अतः विकल्प डी असत्य है। एंड हमारे आपके 113 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।